नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास डिस्कशन को सुनने के लिए आप सभी तैयार होंगे। देखो, भारत का बजट जिसमें आपको पता लगता है कि भारत ने वर्ष भर में कहां से क्या कमाया और उसके बाद आपको पता लगता है कि ये आगे आने वाले वर्ष में क्या कहां खर्च करने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो इस बार निर्मला सीतारमण जी हैं, ये जब अपने भाषण को देती हैं वहां पर संसद में खड़ी होकर, तो वो सभी बातें हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती। आपने अगर स्पीच को सुना भी होगा तो भी शायद वो बात आपको पूरी तरीके से समझ में ना आई हो। तो उसी चीज को सरल बनाते हुए मैं आपके सामने आ चुका हूं और आपको बताने वाला हूं हर एक उस डिस्कशन को, हर एक उस पॉइंट को जो एक छात्र होने के नाते या फिर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर अगर मैं हिस्सों की बात करूं तो इस वीडियो को हम दो तीन हिस्से के अंदर कवर करेंगे। अब पहले हिस्से के अंदर हम देखेंगे बजट की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम बजट की हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई बजट की हिस्ट्री आपको कैसे देखने को मिलती है। हिस्ट्री का मतलब यहां मेरा इतिहास से है कि यहां बजट का इतिहास कैसा रहा है। क्या इससे जरूरी कोई बात आपको स्पेशली पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पर समझाया जाएगा कि इस बार का जो बजट है, जो आपको बजट देखने को मिला 2025 और 26 का, इसके अंदर क्या कुछ योजनाएं प्रमुख आपकी हो सकती हैं, क्या कुछ योजनाएं प्रमुख हो सकती हैं, किसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, उस सभी के बारे में डिस्कशन अब आपका शुरू होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के पहले हिस्से को शुरू करते हैं, बजट की हिस्ट्री को। उसके बाद हम देखेंगे बजट 2025-26 का जो एनालिसिस है, और तीसरा पोर्शन भी एक इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें आप रिलेटेड क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं होंगे, वो वीडियो इसी चैनल पर, जीत राणा जीएस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी कल, और वो वीडियो होगी वो आपको लाइव सेक्शन में देखने को मिलेगी, जिससे कि आप मेरे साथ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन उनको करने के लिए आपको ये सारी बातें समझनी होंगी। ये वीडियो वो वीडियो होगी जो शायद पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं ना मिल पाए, और इसके अंदर मैं हर एक उस बजट की छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल को कवर कर लूंगा, जिसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठे, भले ही आप सिविल्स के अंदर बैठते हैं, आप वनडे एग्जाम किसी में बैठते हैं, सीजीएल में बैठते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, या आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, दिल्ली पुलिस, कहीं भी बैठते हैं, मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद आपको बजट के बारे में कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एनालिसिस आपको यहां मिल जाएगा। यदि आप भारत के कोई आम नागरिक हैं, यानी आप एक सिविलियन हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बजट का सही मतलब क्या था, गवर्नमेंट इसके थ्रू आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को शुरू करते हैं। अब हिस्ट्री को समझने के लिए देखो, बजट जो था वो पहली बार इंडिया में नहीं बना था। बजट पहली बार बना कब था? तो बजट की हिस्ट्री में सबसे पहले आप विश्व में देखिए, विश्व में बजट कब आया। हिस्ट्री ऑफ बजट में आप सबसे पहले देखेंगे विश्व में पहली बार बजट कब आया। तो विश्व में पहली बार, अगर हम बजट की बात करते हैं, विश्व में पहली बार बजट, तो सर जी विश्व में पहली बार बजट आता है 1733 में। 1733 में बजट आता है विश्व में पहली बार। हाँ, कुछ किताबों में ये मिस्टेक पॉइंट लिखा हुआ है कि लोग 1773 बता देते हैं, जो कि एक मिस्टेकन पॉइंट है। 1773 में ये कभी नहीं आया। वास्तविकता में ये बजट पहली बार 1733 में आया था, और इस समय ब्रिटेन के एक पीएम हुआ करते थे। ब्रिटेन के एक पीएम हुआ करते थे जिनका नाम है रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल, तो रॉबर्ट वॉलपॉल जो थे, उनकी अध्यक्षता में इस चीज को पेश किया गया। ये विश्व का पहला बजट था जो ब्रिटेन में पेश किया गया। लेकिन जब इसको लेकर आया जा रहा था तो एक लेदर के बैग में था, जिसकी वजह से कहा गया कि दिस इज नॉट ए बजट, दिस इज बूजेट। बूजेट शब्द जो है, बूजेट शब्द, जो बूजेट शब्द है, बूजेट शब्द, इसका मतलब होता है, पहली बात तो किस भाषा का शब्द है बूजेट? देखो, बूजेट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द आपको ये देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि बूजेट का मतलब होता है ए बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है बाबू इसका मतलब। ठीक है, बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला। इस बारे में समझिएगा कि बूजेट शब्द को ही आगे चलकर बजट बना दिया गया। बूजेट शब्द को ही आगे चल के बजट बना दिया गया। और यह बजट शब्द कब बना? 1803 में। 1803 में ये जो वर्ड है वो बजट बन गया, और एग्जैक्टली इसको बजट की भांति ही यूज किया जाने लगा। हालांकि इसका मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वर्ष भर में सरकार के द्वारा कौन कौन से खर्चे किए गए। तो ये तो होगी इसकी इंटरनेशनल हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूं भारत में इसको कब पेश किया गया पहली बार, और देखो अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में बच्चे इसको जो पहली बार पेश किया गया भारत में इसको पेश किया जाता है सर 1860 में। 1860 वो समय था जब क्रांति को हुए 3 साल हुई थी,
तो भारत के अंदर बहुत सारे आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी। तो वो आर्थिक सुधार करने के लिए इस समय का एक वायसरॉय हुआ करता था जिसका नाम था कैनिंग। वायसरॉय हुआ करता था जिसका नाम था कैनिंग। तो कैनिंग के कहने पर इस समय एक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम आपको यहां देखने को मिलता है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट पेश किया गया। जेम्स विल्सन द्वारा भारतीय बजट पेश, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया पहला भारतीय बजट। पहला भारतीय बजट पेश किया गया, अप्रैल का महीना था तब इसको पेश किया गया। अच्छा, बड़ी बात इसमें यही भी होगी कि जो जेम्स विल्सन है इनको भारतीय बजट का प्रणेता भी कहा जाता है, मतलब इंट्रोड्यूसर। भारतीय बजट प्रणेता भी इनको कहते हैं। ये भी थोड़ा आपको समझना होगा। प्रणेता का मतलब ही क्या होता है? इंट्रोड्यूसर, जो बजट के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों को पहुंचा पाता हो या जिसके द्वारा इस चीज को शुरू किया गया हो। तो ये बात थी 1860 की। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि सर ठीक है, हम ये बात तो समझ गए, इनके बारे में समझ गए, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब आया? स्वतंत्र भारत में तो देखो, स्वतंत्र भारत की अगर मैं बात करूं तो वो बजट लेकर आया गया था 1947 में नवंबर के महीने में। 1947 में नवंबर के महीने में। इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे जरूर समझाना चाहूंगा। तो इस चीज को आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो पहला बजट आपको देखने को मिलता है, मतलब किसी भारतीय के द्वारा, ये तो आपको विश्व में देख लिया आपने, अब हम भारतीय की बात करेंगे। तो विश्व बजट के बारे में आपने बहुत सारी चीजें समझी। दरअसल इस वीडियो में पहले मैं विश्व को शामिल नहीं करने वाला था, बट जैसा मैंने बताया कि मैं इसमें कोई भी पॉइंट बाहर का नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उस वैश्विक स्तर को भी मैंने इसमें शामिल किया। अब अगर मैं बात करूं भारत में पहला बजट, भारत में पहला बजट भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा, बट भारतीयों द्वारा, इसका मतलब क्या है कि इंडियन के द्वारा ही पहला बजट कब पेश किया गया बाय एनी इंडियन। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? चलो, अभी आपको स्क्रीन पे दिखे होंगे तो वो हमारे स्टाफ है, ठीक है? तो बढ़िया है, एकदम चीता काम है उनका भी, बट वो बीच में आ गए तो मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। आप भारत में पहला बजट जो भारतीयों के द्वारा आया था वो आता है बच्चे 26 नवंबर 1947 में। किसके द्वारा? आर के शटमुखन शेट्टी के द्वारा, आर के शेट्टी के द्वारा आया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला बजट, अच्छा इसमें छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल आपकी हो सकती है, जैसे कुल कितना का था ये बजट, कुल बजट कितना था ये, तो 171.15 करोड़ रुपए का था। इसमें खर्च कितना बताया गया था? खर्च बताया गया था 197.39 करोड़, तो 3 करोड़। इसके बीच का जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ठीक है, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। वो चीज भी आगे आपको समझ में आएगी, बट शायद ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद जो अगला पॉइंटर आपको यहां देखने को मिलता है वो भी आप समझ लीजिए। अगला पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि भाई संविधान लागू होने के पश्चात यह बजट किसके द्वारा लाया गया था। अब संविधान जब लागू होता 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, यानी अब भारत बन चुका है। यहां तो है भारत स्वतंत्र भारत, ठीक है, ये है स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत है, लेकिन अब भारत क्या बन चुका है बच्चे? यहां पर आते आते भारत बन चुका है गणतंत्र भारत। शुरुआत में तो भारत सिर्फ यहां पर क्या है? स्वतंत्र भारत है, लेकिन इस परिस्थिति में भारत एक गणतंत्र भारत बन चुका है, रिपब्लिक इंडिया भारत बन चुका है, जिसका मतलब है रिपब्लिक इंडिया। तो रिपब्लिक इंडिया में पहली बार जो बजट लेकर आया गया था वो कौन लेकर आया? तो रिपब्लिक इंडिया में पहली बार बजट लेकर आया जाता है किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। तो जॉन मथाई यहां पर लेके आते हैं बजट को, जॉन मथाई, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। जॉन मथाई कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, जॉन मथाई वो हैं बेसिकली जो भारत के पहले रेल मंत्री भी थे। लेकिन भाई संविधान लागू होने के पश्चात इनके द्वारा जो बजट है वो पेश किया गया था 1950 के अंदर, 1950 में पेश में भी इनके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है? तो जॉन मथाई के बारे में भी आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है? बाद में चल के जब योजना आयोग बना 15 मार्च में, तो उसके साथ इनके विवाद हो गए। योजना आयोग को बहुत ज्यादा पावर्स दी जा रही थी, ये उसके खिलाफ थे, तो इस वजह से जॉन मथाई ने रिजाइन भी कर दिया था, ठीक है? ये दो नाम हैं जो बड़े डिस्प्यूटेड से हैं, एक तो जॉन मथाई हो जाएगा और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है? खैर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनके द्वारा बजट भी पेश किया गया था वो पहली बार कौन बने थे? तो दरअसल वो ये हैं, ये जवाहरलाल नेहरू। यानी सवाल क्या आता है? पहले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, जिन्होंने बजट पेश किया,
बजट पेश किया, तो उस केस में आप आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपने सुना होगा गिफ्ट टैक्स, वो भी इन्हीं के द्वारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्हीं के द्वारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स के बारे में अगर हम पूछे कि किसके द्वारा गिफ्ट टैक्स को इंपोज किया गया था, तो वो गिफ्ट टैक्स किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इंपोज किया गया था। अगले सवाल आपसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा बजट है या ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया। तो इसके में भी आपको याद रखना होगा सर्वाधिक बार बजट पेश, सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया, बजट पेश किसने किया। सर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलो इन्होंने 2 बार इस टर्म को संभाला है, पहली बार 58 से लेकर 63 तक, दूसरी बार 67 से लेकर 69 तक। बाद में 1977 में द जनता पार्टी के थ्रू ये पीएम भी बने हैं, बाद में पीएम बने हैं, ये बाद में पीएम बने हैं, बाद में पीएम भी बने थे 1977 में। पार्टी कौन सी थी, द जनता पार्टी। पहले कांग्रेस का हिस्सा थे लेकिन बाद में द जनता पार्टी का ये हिस्सा बने। ठीक है, याद रखना। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें पहली महिला जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया, जिन्होंने बजट पेश किया, जिन्होंने किया बजट पेश, बजट को पेश किया, वो हो जाएंगे आपकी कौन, इंदिरा गांधी। उस समय वो पीएम भी थी, इंदिरा गांधी। बात बच्चे ये हुई थी कि बात है 1970 की, 1970 की बात है, तब ये थी भारत की पीएम, ये थी पीएम। लेकिन पीएम होने के साथ साथ वित्त मंत्री का कार्यभार भी इन्हीं के पास था, वित्त मंत्री का कार्यभार भी इन्हीं के पास था, कोई नहीं था इसलिए इन्होंने खुद पेश किया, कार्यभार भी इन्हीं के पास था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अभी वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है उसके संबंध में भी कुछ बताइए, या ऐसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बताइए। तो देखो अभी अगर वर्तमान वाले बजट की बात करूं, वर्तमान में जो बजट पेश किया गया, वर्तमान बजट की अगर मैं बात करूं, ये जो 2025-26 का पेश किया गया है, इस बजट के बारे में एक बात तो हमेशा याद रखना कि ये 8वें नंबर का बजट है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, सीतारमण ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, और इनके द्वारा पेश किया जाने वाला ये 8वां बजट था, ये 8th बजट था जो इन्होंने पेश किया। कौन से नंबर का था भाई, 8th बजट था जो इनके द्वारा पेश किया गया। इससे पहले 7 बजट ये पेश कर चुकी हैं। लगातार 8 बजट पेश करने वाली ये एकमात्र जो है वित्त मंत्री बनी है, लगातार 8 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है, पहली वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करूं, तो वो समझना कि इनके द्वारा जो स्पीच है वो सबसे ज्यादा बड़ी स्पीच देने का जो एक कह सकते हैं श्रेय है वो भी इन्हीं को जाता है। 2020 के बजट में, 2020 बजट में सबसे लंबा भाषण था इनका, सबसे लंबा भाषण जो किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, जो कि 2 घंटे 42 मिनट का था, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा भाषण था। इस बार भी इन्होंने 1 घंटा 17 मिनट का भाषण दिया था, 1 घंटा 17 मिनट का भाषण इस बार इन्होंने दिया था, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये इनके द्वारा पेश किए जाने वाले वो बजट है जिनके बारे में आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। अब जैसे हेमंत नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी, ये दरअसल ही वो लोग हैं जो वित्त मंत्री के पद पर रहे लेकिन कभी भी बजट पेश नहीं कर पाए। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अब मैं बता देता हूं, मिसलेनियस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ये फाइनेंस मिनिस्टर पद पर रहे,
बट कभी बजट पेश नहीं कर पाए, बजट पेश नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था? जेंडर बजट, पहला जेंडर बजट। अब जेंडर बजट क्या होता है बच्चे? जेंडर बजट वो बजट होता है जो दरअसल किसी एक विशेष वर्ग के प्रति समर्पित होता है, महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति। तो पहला जेंडर बजट आया था 2005 और 6 के बीच में। पहला डिजिटल बजट कब आया था? 2021 में। जो पहला डिजिटल बजट था वो आता है 2021 में। इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं याद रखनी होंगी। इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे बजट को कब पेश किया जाता है, बजट के हिस्से क्या होते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम एक छोटी सी चर्चा उसके ऊपर भी कर देते हैं। उसके बाद हम इस बजट के बारे में बात करेंगे जो इस वर्ष आया। अब बजट के बारे में देखो, बजट जो होता है, बजट जब शुरू किया गया प्रारंभ में यानी कि 1860 में ये रेल बजट जो है वो मिक्स होके इसमें ही आता था, संयुक्त बजट आता था, संयुक्त बजट आता था, संयुक्त बजट। इसका मतलब क्या? आम बजट प्लस रेल बजट दोनों मिक्स होकर आते थे। इसमें जनरल बजट जो होता था वो भी, और जो आपका रेल बजट होता था वो भी, वो मिक्स होकर आते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया? 1920 में एकवर्थ कमेटी बनी। 1920 में एकवर्थ कमेटी बनी, एकवर्थ कमेटी बनी, और एकवर्थ कमेटी ने क्या काम कर दिया कि इसको अलग अलग कर दिया। कब? 1924 में दोबारा, 1924 में पृथक कर दिया गया, पृथक किया। अब पृथक किया का मतलब क्या हो गया बच्चे यहां पे कि भाई आम बजट अलग हो गया पहले, अब रेल बजट आने लगा, रेल बजट पहले आने लगा और उसके बाद फिर आम बजट आने लगा। तो ये चीजें कर दी अलग अलग। लेकिन ये सरकार के ऊपर एक ऐसा भार बढ़ा देती है जो सरकार शायद वहन ना करना चाहे। तो जब अभी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट का डोमिनेंस बढ़ा, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया कि 2016 में रेल बजट प्लस आम बजट को मर्ज कर दिया, आम बजट को मर्ज किया, उसको संयुक्त कर दिया। तो उसके बाद जो 2017 में बजट पेश हुआ है, 2017 में बजट पेश हुआ है, वो दोनों साथ में हुए हैं। लेकिन 2016 तक, ठीक है, ये रेल बजट अलग आता था, ये रेल बजट अलग आता था, ठीक है। एक बात आपने ये भी सुनी होगी कि सर जो बजट होता है ये जो है सर कितने बजे पेश किया जाता है, किस तारीख को पेश किया जाता है? देखो बजट को पेश पहले किया जाता था 28 या 29 फरवरी को, लेकिन 2017 के बाद से ये 1 फरवरी को आता है। बजट पहले 28 या 29 फेब को आता था, लेकिन 2017 से 1 फेब को आने लगा, 1 फेब को। तो 2017 में 1 फेब को जब पहली बार आया था, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बच्चे? इस समय फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं अरुण जेटली, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना। फिर पूछा आपसे जा सकता है कि बजट को किस टाइम पेश किया जाता था। देखो 1998 तक बजट शाम 5 बजे आता था। अब शाम 5 बजे का लॉजिक तो आप समझते हैं, बैठेंगे तो बातें हो जाएंगी, हैं जी। अब आप जानते ही हैं तो बजट तो क्या ही बनता होगा, हैं जी। खैर 1998 तक जो बजट आता था वो शाम में आता था, शाम में, इन इवनिंग। लेकिन इस समय हमें यशवर्धन सिन्हा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सिन्हा साहब, ठीक है, आपको वाई सिन्हा देखने को मिलते हैं। वाई सिन्हा जो है इन्होंने इसको चेंज कराया और 99 के बाद से ये सुबह 11 बजे आने लगा। 1999 से बजट सुबह 11 आने लगा, ठीक है, 11 प्रातः आने लगा, ठीक है। तो 11 इन मॉर्निंग जो है आने लगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आपके कुछ मिसलेनियस से डाउट बन सकते हैं हम, जैसे क्या ये टीवी पर भी आता है? जी हाँ, ये टीवी पर भी आता है, लेकिन पहली बार टीवी पर कब आया?
पहली बार टीवी पर कब आया? टीवी पर कब आया? देखो पहली बार टीवी पर आता है सर ये 25 फरवरी को ये पहली बार टीवी पर आया 1992 में। लेकिन जब 25 फरवरी को आया तब ये रियल बजट था, खाली रियल था। तो 29 फरवरी को 1992 में आम बजट भी टीवी पर आया, आम बजट भी टीवी पर आया। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए, हर एक छात्र को पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी, ठीक है, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं रही होगी और अब तक इन बातों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है, याद रखना। अब एक और बात आती है कि जो सीडी देशमुख थे उन्हीं के द्वारा 1955-56 में बजट को हिंदी प्रारूप में पेश करना शुरू किया गया था। सीडी देशमुख के द्वारा हिंदी प्रारूप, बजट का जो हिंदी प्रारूप है ये कब से आया? हिंदी प्रारूप भाई कब से आया है हिंदी प्रारूप? सर 1955-56 में सीडी देशमुख जी के कहने पर, सीडी देशमुख जी के आग्रह पर, सीडी देशमुख जी के आग्रह पर, जी के आग्रह पर यह आया, आग्रह पर यह आया, ठीक है। तो ये कुछ मिसलीनियस सी बातें होती हैं, खत्म। अब हम बात करते हैं इस बार का जो हमारा बजट पेश किया गया है वो एक डिजिटल बजट है और जिसके अंदर जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने 8वां ये बजट अपना पेश किया है। अब से पहले 7 बजट पेश कर चुकी थी। अब कोई भी बजट होता है तो बजट के हिस्सों के बारे में थोड़ी सी चर्चा वही बनती है ही बनती है। अब एक बजट जब भी होगा, जब भी आप एक बजट को देखते हैं तो आखिरकार बजट होता क्या? देखो बजट से पहले समझना कि 31 जनवरी को आपका आता है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण, एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण को दरअसल ही बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात इसको इकोनॉमिक सर्वे बोला जाता है। अब बात यह आती है कि चलो ठीक है ये तो हो गया इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें गत वर्ष के रिकॉर्ड होते हैं, गत वर्ष की जानकारी, गत वर्ष की जानकारी होती है कि लास्ट ईयर हमने कैसा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर यानी प्रीवियस वर्ष में, प्रीवियस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस रहा हमारे बजट का। हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द बजट इन द लास्ट ईयर। तो ये बात बाबू आपको यहां देखने को मिलती है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर सिर्फ गत वर्ष का डेटा होता है। लेकिन 1 फरवरी को जो आता है ना बच्चे, वो कहलाता है बजट, होता है बजट, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो चल रहा वर्ष है उसमें आगे हम क्या करने वाले हैं और पैसा कहां कहां से आया है, ठीक है। तो जो बजट होता है इसके अंदर होता है आगामी वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए जानकारी, ब्यौरा। आगामी वर्ष के लिए ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा, आगामी वर्ष के लिए ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। अपकमिंग ईयर के लिए, करंट एंड अपकमिंग ईयर, करंट एंड अपकमिंग ईयर, ठीक है। चलो क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर एक बात और समझ लेना भाई, चलो ठीक है ये तो मैंने बता दिया। तो इस बार जो बजट आया है ना आपका, ये फरवरी 1 2025-26 में जो बजट आया है इसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिससे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करनी शुरू करूं, आपको एक बजट के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि एक बजट के 2 हिस्से होते हैं। एक बजट के होते हैं 2 हिस्से। बजट के हिस्सों के बारे में बात करें, बजट के हिस्से होते हैं बच्चे 2 पार्ट्स। एक हिस्सा वो होगा जो इसके अंदर प्राप्तियों को दर्शाएगा, प्राप्तियां जो भी होंगी इनको दर्शाएगा, यानी रिसीट को दर्शाएगा। एक हिस्सा जो होगा वो व्यय को दर्शाएगा, यानी एक्सपेंडिचर को दर्शाएगा, एक्सपेंडिचर को दर्शाएगा। तो एक हिस्सा तो इसका दर्शाता है प्राप्तियों को, एक एक्सपेंडिचर को। जो इसके द्वारा की जाने वाली प्राप्तियां होती हैं वो 2 तरीके की हो सकती हैं, ठीक है, वो 2 तरीके की हो सकती हैं। रिसीविंग्स जो हो सकती हैं, एक तो होती है रेवेन्यू और एक होती है कैपिटल, एक होती है कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, जिसका मतलब है राजस्व, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत, पूंजीगत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या होता है, वो चीज आपको आगे पता लगेगी निश्चित तौर पर, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। चलो, या फिर तब तक मैं बता दूं, देखो रेवेन्यू वो होती है जिसके लिए हमें और खर्चा ना करना पड़े। एक बार प्राप्ति हो गई फिर हमें उसके लिए दोबारा कुछ चुकाना ना पड़े। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स, गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया, उसके बदले में आपको देगी थोड़ी नहीं, कुछ भी आपको उसके बदले में एवज में नहीं मिलेगा।
डायरेक्टली। लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे देश से उधार ले लिया गया तो गवर्नमेंट को तो वो वापस चुकाना पड़ेगा, तो वो क्या चीज कहलाती है? कैपिटल, जिसको दोबारा चुकाना पड़े। इसको चुकाना नहीं पड़ता, इसको चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें एक्सपेंस कितने तरीके का होता है? ये भी दो ही तरीके का होता है। इसके अंदर भी आपको एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, इसमें भी एक आपको रेवेन्यू और एक आपको कैपिटल देखने को मिल जाता है। अब रेवेन्यू जो होता है वो आपको मतलब जहां पर भी इन्वेस्ट किया जाएगा वो बदले में आपको वापस रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट और एक होता है नॉन डेवलपमेंट, यानी ये होता है योजनागत, योजनागत होता है, और एक होता है गैर योजनागत, नॉन डेवलपमेंट वाला, ठीक है। याद रखना, नॉन डेवलपमेंट वाला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, बढ़िया और तगड़े तरीके से आप इसको याद रखना। कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं पूंजीगति, ठीक है, याद रखना, पूंजीगति हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार बजट पेश किया गया। बजट से पहले भी एक सेरेमनी होती है, जब बजट बन के तैयार होता है तो बजट से पहले भी एक सेरेमनी होती है, उसको हलवा सेरेमनी बोलते हैं। उसके बारे में भी चर्चा जरूरी है, तो चलो एक बार उसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। जब कभी भी आपकी बजट की बात की जाएगी तो बजट से पहले पूछा जाता है कि जब बजट बनकर तैयार होता है, बजट बनाने की जिम्मेदारी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पर होती है, और जैसे ही बजट बनके तैयार होगा तो सबसे बड़ी बात पता है कहां आएगी? बजट बनकर तैयार हुआ तो होगी हलवा सेरेमनी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि जो आपका बजट है, जब बजट बनकर तैयार होता है तो बजट से पहले पूर्ण होने पर यह पूर्ण किया जाता है। यह पूर्ण घोषित किसके द्वारा होता है? इसको अनाउंस कौन करता है पूर्ण हो चुका है? अनाउंस्ड बाई, अनाउंस्ड बाई। यह पूर्ण अनाउंस किसके द्वारा होता है? सर जी यह पूर्ण अनाउंस होता है जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने इस बार किया, और अब ये 8 बार इस प्रकार का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो अनाउंस होने के बाद ही होती है आपकी हलवा सेरेमनी, ठीक है, हलवा समारोह। इसके अंदर जो भी इसमें शामिल होते हैं ना बजट बना, एक अकेली तो ये नहीं बना सकती ना, पूरी टीम लगती है। तो पूरी टीम इसमें क्या करती है? हलवा ग्रहण करती है, मीठा मुंह करती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसके बारे में ना एक जानकारी ना, बजट के बारे में जानकारी हमारी पॉलिटी में भी है, यानी राजव्यवस्था के तौर पर संविधान में भी इसकी जानकारी है। अब आप जानते ही होंगे जहां संविधान आता है वहां मैं आता हूं ठीक है। अब अगर लेकिन मैं बात करूं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पर इसकी चर्चा की जाती है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में दरअसल कभी बजट शब्द को यूज नहीं किया गया, इसकी जगह यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका यहां पर यूज किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट बेसिकली यूज्ड हियर, जो कि यहां पर प्रयोग में लाया जाता है। अब बड़ी बात जो है कहने की बड़ी बात यह है कि जैसे आपके संविधान के बारे में मैंने चर्चा कर दी यहां पर, तो यह शब्द यूज इसमें किया जाता है। अच्छा, इसी में एक बात और लिखिए कि जैसे ही बजट बनकर तैयार हो तो फाइनेंस मिनिस्टर को पेश करने से पहले आज्ञा राष्ट्रपति से लेनी होगी। बजट को संसद में पेश करने से पहले, संसद में पेश करने से पहले, पेश से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? राष्ट्रपति से। तो इस बार भी क्या परमिशन ली गई थी? जी हां, परमिशन ली गई थी। इस बार भी क्या हुआ है, सुबह ये जाती है राष्ट्रपति के पास। इस बार 2025 में निर्मला जी कहां गई हैं? ठीक है, निर्मला जी सबसे पहले क्या हुआ, सुबह 9 से 10 बजे के मध्य में। अब एग्जैक्ट टाइम तो देखो हमें भी नहीं पता मतलब न्यूज़पेपर वालों पे भाई भरोसा मत किया करो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 से वो, मतलब फैक्चुअल बातों पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा भाई, वही है भारत के अंदर जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन बात बड़ी पता है क्या है कि निर्मला जी जिस टाइम गई हैं, हमें कैसे पता कि उन्होंने इतने ही मिनट पे दिया है कि ले भाई ये ले खीर खा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, मतलब लेकिन टाइम जो दिया हुआ है वो 9:30 के आसपास का टाइम दिया हुआ है। तो निर्मला जी कहां जाती हैं? सीधा राष्ट्रपति के पास, द्रौपदी मुर्मू के पास गई, द्रौपदी मुर्मू के पास ये जाती हैं यहां पर, और यहां पर दही चीनी के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। दही चीनी इनको खिलाई गई यहां पर,
दही चीनी इनको खिलाई गई। ठीक है, क्या ये पूछा जा सकता है? अरे बता दिया भाई, मीठा मुंह किया है। ठीक है, इसके बाद ही यहां से आज्ञा लेने के पश्चात तो 11 बजे बजट को पेश किया गया। एट 11 AM बजट वाज पेश, बजट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार निर्मला जी ने एक साड़ी पहनी हुई थी, वो मिथिला आर्ट में थी। मिथिला आर्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी जो मिथिला आर्ट थी, साड़ी के ऊपर मिथिला आर्ट थी, मिथिला कला। तो जिया हो बिहार के लाला, जिया तुम 1000 साला। तो मिथिला आर्ट इज फ्रॉम मिथिलांचल, मिथिलांचल इज इन बिहार, बिहार की मिथिला आर्ट है। सर ये क्यों बता रहे हो भाई? ये चर्चा का विषय था इस बार। सबसे ज्यादा इसमें चर्चा हुई है कि इस बार जो इन्होंने ये जो पहना हुआ है ना, दैट इज मिथिला आर्ट, दैट इज मिथिला आर्ट जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा समझना और इस चीज को जानना। मिथिला आर्ट इन्होंने पहनी हुई थी, इस वजह से बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और देखो बिहार में इलेक्शन भी है, ठीक है, और बिहार के अंदर मखाना भी है। तो वो क्यों किया गया है वो तो आप ही जाने, GI टैग में मिला है वैसे। ठीक है, तो खैर उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो का पहला सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है, दूसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बजट के अंदर क्या कुछ पेश किया गया, क्या वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बजट में जो पेश की गई है। ठीक है, सिर्फ बजट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राप्तियां, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई बजट के अंदर प्राप्तियां होती हैं। तो प्राप्तियां दो तरीके की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और सर कुछ प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब जो प्राप्तियां की गई हैं भाई इसके अंदर 2025 और 26 के बजट में वो 34.2 लाख करोड़ है। बेसिकली ये लाख करोड़ है ये, तो यानी 34.2 लाख करोड़ रुपए हमने राजस्व रेवेन्यू से कलेक्ट किए, जिसमें टैक्स आएगा आपका, GST आएगा आपका, इनकम टैक्स आएगा आपका, बाकी अन्य प्राप्तियां होंगी जो सरकार के द्वारा ली जाती हैं। 16.4 करोड़ जो है, क्या ये याद रखना है? अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं या PSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद करना है। आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स की कर रहे हैं तो याद रखना है। CHSL, CPO या GD MTS के लिए याद नहीं रखना, जो याद रखना होगा बताता चलूंगा। 16.4 यहां पर किया गया है पूंजीगत से। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें खर्चे की, बात कहां की गई है कि प्रभावी पूंजीगत खर्चा जो होगा, प्रभावी पूंजीगत खर्चा जो होगा, जो वो होता है जिसको खर्च करने के पश्चात जो रिटर्न होता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें 15.5 करोड़ की बात की, लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़। और जो राजस्व व्यय है वो 39.4 लाख करोड़। बजट का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है, जो राजस्व व्यय है ये बजट का मेन फोकस है। तो ये 39.4 लाख करोड़ रुपए। बड़ी बात क्या होगी कि सर इसके अंदर किस चीज पर कितना ज्यादा खर्च किया गया इस बार रुपया, ये थोड़ा जरूरी होगा। किस पे कितना खर्च किया गया है रुपया? रक्षा के ऊपर जो रुपया खर्च किया गया है वो 4,91,732 करोड़। क्या ये सबसे ज्यादा है? जी हाँ, ये सबसे ज्यादा है। सबसे ह्यूज अमाउंट जो है खर्च किया गया है वो हमने डिफेंस पर किया है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए लगभग। उसके बाद हमने ग्रामीण विकास पर खर्च किया है। देखो महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की राह किसी एक राज्य के किसी गांव से होकर निकलती है। हालांकि उनके शब्द अलग थे, उन्होंने कहा था कि देश के विकास की राह एक गांव की पगडंडी से होकर गुजरती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप देश को डेवलप करना चाहते हो तो गांव को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। अगर आप किसी टीम में खेल रहे हो, टीम प्ले कर रहे हो, तो जो सबसे कमजोर सदस्य है ना पहले उसको बचाओ। गांव एक ऐसी कड़ी है जो बहुत जरूरी है। क्यों? देखो यार 5 है, अब 5 में एक जो है ये हल्का कमजोर है, आपकी लड़ाई होगी कहीं पे। अब अगर ये तो 4 दबोच ही लेंगे ना बाकी सामने के इनने, अब दबोच तो ये नहीं पाएगा ना, तो इसको भी साथ में ले लो ताकि आप आराम से उन पर हमला कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो। क्या मेरी लड़ाइयां होती थी? नहीं, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं। ठीक है, पहले हुई हो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मैं एक बहुत शांत स्वभाव का हूं, तो मुझे पता है कि लड़ाइयां कैसे होती हैं, पर ये गलत बात है। अब बजट पर आइए। ठीक है, चलिए। गृह मंत्रालय के अंदर इस बार 2,33,211 करोड़, कृषि के ऊपर 1,71,437 करोड़ ये है। इसमें कुछ आपको याद रखने होंगे, जैसे इसमें आपको एक याद रखना होगा, रक्षा के ऊपर लगभग 5 याद रख लेना, लगभग 5 लाख करोड़। ग्रामीण पे याद रख लेना, शहरी पे याद रखना और स्वास्थ्य पे याद रखना। ये 4 आपको यहां पर याद रखने होंगे कि रक्षा पर कितना है, ग्रामीण पर कितना है, और इसके बाद स्वास्थ्य पर कितना है, और शहरी विकास पर कितना खर्च यहां पर हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से और भी खर्चे बच्चे यहां पर हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रख लेना बेटा, इसमें शिक्षा के ऊपर भी इस बार 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब हम बात करते हैं कि सर ये पैसा हमारे पास आया कहां से, खर्च तो आपने बता दिया, पैसा आया कहां से, क्या आरबीआई नोट छापता जा रहा है कि नहीं। देखो अब अगर बात करें रुपया आता कहां से है, तो सबसे तगड़ा जो हिस्सा हमारा आ रहा है वो आ रहा है उधारी से, ठीक है, याद रखना। अब चरवक नाम के एक जो है मतलब एक ज्ञाता है, ठीक है, जो इंडिया के नहीं है, बाहर के, विदेश के हैं, ग्रीक के हैं, तो वो कहते हैं कि खाना हो तो देसी घी खाओ, भले उधार लेके खा लो। ठीक है, ऐसा नहीं डालडा वालडा मत खाओ भाई, खाओ तो एकदम, मतलब हमारे यहाँ तो मतलब बहुत कैडी लेवल पे कहा जाता है कि होएगा तो छोड़ा ही होएगा, मतलब यहाँ मैं किसी तरीके की बात नहीं वैसे नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि चीता ही काम होगा, एकदम तगड़ा ही काम होगा। तो अब इसमें उधारी हमने 24% ली है, तो टोटल हमारी जो रिसीविंग है वो 24% यहां से आ रही है। इसके बाद आयकर, जो इनकम टैक्स है वो 22% दे रहा है। इसके बाद हमें जो इनकम टैक्स दे रहा है वो 22% दे रहा है, सबसे ज्यादा उधारी से, उसके बाद आयकर से, इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है जीएसटी से। जीएसटी तीसरे नंबर पे है, जीएसटी तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे उधारी है, दूसरे नंबर पे आयकर है, और तीसरे नंबर पे आपको जीएसटी देखने को मिल जाएगा। इसके पश्चात आपको निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स में से 70% देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 9% गैर कर प्राप्तियां होती हैं, कुछ ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसके लिए टैक्स नहीं लगता है, गैर कर होती हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, सीमा टैक्स होता है, ठीक है, जो बाउंड्री टैक्स वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको बेसिकली कहा जाता है कस्टम, सीमा शुल्क यानी कस्टम। कस्टम से भी 4% आया, लेकिन हमें शुरुआत की 3 याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो विदेशों से हमने उधार लिया है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 24%, इनकम टैक्स 22%, जीएसटी 18%, ये हिस्से याद रखना। अब हम खर्च कहां कहां पे कर रहे हैं वो समझिए। अब देखो जहां से सबसे ज्यादा लिया है वहां सबसे ज्यादा खर्च कर दोगे क्या, नहीं, हम सबसे ज्यादा खर्च करेंगे राज्यों को उनका हिस्सा देने में। राज्यों से भी तो टैक्स आता है, तो राज्य को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। आर्टिकल 268, 69 और 270 ये बताते हैं हमको कि खर्चा कैसे कैसे करना है, किस किस के बीच में करना है, राज्यों को कितना जाएगा, स्टेट को कितना जाएगा, ये चीज हमें पता लगती है। तो इनका हिस्सा रहा है 22%। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ब्याज का भुगतान, जो ब्याज है उसका भुगतान 20% होता है, याद रखिएगा। इसके बाद सेंटर की जितनी भी स्कीम्स है उसमें 16% का खर्चा है। तो ये 3 हिस्से आपको याद रखने होंगे, पहला राज्य को, दूसरा ब्याज का भुगतान, और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है। बाकी हिस्से के बारे में मेरे ख्याल से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा, ये सवाल बनता है पेपर में बहुत जोर का, ठीक है, मतलब बहुत बार बन चुका है। तो इसमें याद रखना इस बार का जो हमारा राजकोषीय घाटा रहने के चांस है 2024-25 में 4.8, अगली साल 4.4, अगली साल ये अनुमान है, इस बार भी अनुमान है 4.8, 4.4। अगर आपसे कोई पूछे 24 और 25 जो चल रहा वर्ष है उसमें कितना, 4.8, अगली साल कितना हो जाएगा, 4.4, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद इस बार कितना का बजट जो है आपको देखने को मिला है, ठीक है, कितने का बजट आपको देखने को मिला है, टोटल प्राप्तियां, कुल जो प्राप्तियां आपको देखने को मिली है 47.16, 47 लाख करोड़ रुपए का बजट था। कितना, 47 लाख करोड़, जो हमारा पूरा देश कमा पा रहा है। और जो हमारा इस बार खर्चा जो आपको देखने को मिल जाएगा, कुल व्यय, तो इतना ही इसमें लिखा होता है, ठीक है। कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बराबर रखी जाती हैं, लेकिन बाद में अगर खर्चा सरपास कर जाता है, जब हम टोटल रिसीविंग करेंगे, आपने 100 रुपए कमाए तो खर्चा भी तो 100 का ही लिखोगे। अगर बाद में खर्चा हो गया तो उधार लेना वो अलग बात है, जो उधार लिया जाता है वही फिस्कल डेफिसिट होता है, वही फिस्कल डेफिसिट आपका होता है। आरबीआई के द्वारा ही हमारे फिस्कल डेफिसिट को पूरा भी किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को भी पूरी तरीके से समझ व जान पाए होंगे। आगे अब हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके बाद अगली चीजें। इस बार बजट के अंदर क्या मेन रखा गया, अब यहां से शुरुआत होती है बजट की रियल डिस्कशन की। अभी तक मैंने कुछ आंकड़ों पर बात की, लेकिन अब शुरुआत होती है यहां पर कि भाई किस प्रकार से हमारी आकांक्षाएं चल रही हैं। एक और बड़ा डाउट बच्चों के मन में होता है कि सर इस बार जो इनकम टैक्स के बारे में बात की है ना, देखो उसके बारे में हालांकि मैं इनकम टैक्स पे एक वीडियो बना चुका हूं, बट इसमें भी मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो है। अब हमारे इस बार के बजट की ना विकसित भारत की आकांक्षा क्या है कि विकास में तेजी लाना, हमें डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो उसको तेजी से करना होगा, प्लस समावेशी विकास करना होगा। समावेशी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल, यानी सबके लिए, ऐसा नहीं है एक ही वर्ग बढ़े, नहीं, सबके लिए। भारत को बढ़ते मध्यम वर्ग के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा खर्चा करे, उस बात का ध्यान रखा जाएगा। और निजी क्षेत्र में निवेशों में नई जान डालनी होगी। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें, उस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। और परिवारों की जो मनोभाव है उसको उल्लासों से भरना होगा, यानी जो फैमिलीज हैं
हमें उनको खुश भी रखना होगा जिससे कि उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो। ये कुछ बात है, मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सर ये जो बजट आया है इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल है। 6 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर पूरा बजट ये टिका हुआ है। पहला, गरीबी से मुक्ति। गरीबों से नहीं, गरीबी से मुक्ति होता है। अब जो एसडीजी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो पहला पॉइंटर होता है ना वो यही होता है कि हम गरीबी से मुक्ति प्राप्त करें। एक देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, तो उसमें एसडीजी गोल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा, 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, यानी जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन वो बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये भी एक एसडीजी होता है, एसडीजी नंबर 4। एसडीजी नंबर 04 जो होता है वो ये है, ठीक है, याद रखना। बेहतरीन, सस्ती व सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सेवाएं होनी चाहिए, ये भी एक एसडीजी है, एसडीजी 03। तो यहां बेसिकली क्यों किया जा रहा है, देखो हम इंडिया को डेवलप्ड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम एसडीजी के सभी बिंदुओं पर खरा उतरेंगे तब जाके हम डेवलप्ड नेशंस के आसपास पहुंच पाएंगे। तो बड़ी बात यही है, इसलिए हम एसडीजी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। प्लस अच्छा, ये बातें भी अच्छी होती हैं। अब देखो, अगर कोई अच्छा पढ़ेगा, शुरुआत में अगर उसको अच्छा पढ़ाएंगे तो वो अच्छा ही कर पाएगा, सीधी बात है भैया। दूसरी बात यह है कि बेहतरीन और सस्ती जो सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी पहुंचनी चाहिए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये देखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो देश इस बारे में बात कर रहा है, कानून बना रहा है। 100% कुशल कामगारों के साथ सार्थक रोजगार, 100% अच्छे इसके अंदर लोग होने चाहिए, 100% कुशल कामगार होने चाहिए जो सार्थक रोजगार की भांति कार्य करे, ठीक है। अब किसी के अंदर अगर क्षमता है, देखो यार, देखो सिंपल बात है कि किसी के अंदर अगर क्षमता है तो वो अपना जीवन काट लेगा। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट की कदर है, तो टैलेंट के ऊपर भी बढ़ावा देने की बात की गई है कि स्किल तो हो कम से कम। अब इंडिया के अंदर 82% ऐसा यूथ है जो, मतलब लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं मैं, 82% ऐसा यूथ है जो पढ़ा लिखा है पर बेरोजगार है, स्किल की कमी है। इंडिया में डिग्रियां बनाना आसान है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन स्किल को डेवलप करना मुश्किल है, उसी के ऊपर इस बार गवर्नमेंट काम कर रही है। प्लस आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला, ये एक बड़ा पॉइंट होगा। देखो मैं महिलाओं का खुद सम्मान करता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जैसे मैं छोटा था जब मैं, तो मुझे मेरी दादी मम्मी इन्होंने ही एकदम बड़े मजबूत तरीके से पाला है, ठीक है, वो आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि 70% महिलाएं होनी चाहिए किसमें, आर्थिक गतिविधियों में, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। और अगर ऐसा होगा तो भाई देश की डेवलपमेंट की राह खुद खुल जाएंगे, क्योंकि मेल जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, लेकिन अगर फीमेल्स को बढ़ावा देंगे तो पूरे देश का समग्र विकास होगा। याद रखना, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की तैयारी है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट करे एग्रीकल्चर की फील्ड में तो वो इंडिया होना चाहिए। इसके लिए बनाया गया है फूड बास्केट स्कीम, यानी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई करेगा एग्रीकल्चर में तो वो हम होने चाहिए, तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। अब इस बार जो हमारे देश की तरक्की की राह है, जो हमारे विकास की यात्रा है, वो कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले हमें कृषि पर ध्यान देना होगा, फिर एमएसएमई पर, फिर निवेश पर और फिर निर्यात पर। ये 4 पॉइंट है। एक कोई गाड़ी है, इसके 4 पहिए हैं, ये ठीक है। ये गाड़ी हमारी ऐसी होती है भाई, हमारी गाड़ी ऐसी होती है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 हैं। अगर ये चारों सही तगड़े, जो चारों पहिए हैं ये तगड़े तरीके से चलेंगे, तभी हमारे देश तरक्की की राह पर विकसित भारत बन पाएगा। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए इस गाड़ी के अंदर फ्यूल भी तो चाहिए, पेट्रोल भी तो डलेगा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिसकी भी गाड़ी है। तो ये गाड़ी वो है जो सुधार से चलती है, तो यानी सुधार इसका ईंधन होगा। मार्गदर्शक क्या होगी, समावेशिता, यानी सबके लिए, और तभी हम विकसित भारत तक पहुंच पाएंगे। एक और बात कही गई, ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कही थी कि देश सिर्फ भूमि नहीं है, द कंट्री इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, दिस हैज द सिटीजन्स, बल्कि इसके लोग हैं, वो देश होते हैं। भूमि के टुकड़े के ऊपर शासन नहीं किया जाता, ठीक है, शासन किया जाता है लोगों के ऊपर। ये भी एक बड़ी बात है जो ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा लिखी गई थी। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पहला जो हमारी योजना है कृषि के बारे में हम पहली बात करते हैं। देखो पहली योजना कृषि क्षेत्र के बारे में। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि हम सबके बारे में बात करेंगे, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 पिलर्स है ना इस बार। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है, सबसे पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करा जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए जाएंगे हर एक राज्य से।
100 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए जाने हैं। इसका मतलब क्या, संवर्धित कृषि उत्पादकता, कृषि का जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अधिक उर्वरकता व उपज वाले बीजों का यूज किया जाना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, एग्जैक्ट जो फूड क्रॉप सिस्टम होता है उसको भी अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई का भंडारण बढ़ाना, यानी जो आपकी कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो गवर्नमेंट वाले भी होते हैं कुछ, उनको बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना, ठीक है, सरकारी ट्वेल्व वगैरह होते हैं उनको लगवाना, दीर्घ अवधि तक लघु अवधि तक ऋण की उपलब्धता कराना, यानी शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों प्रोवाइड कराना। और इसके अलावा इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, ये बड़ी बात है। तो आपसे सवाल क्या बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार बजट के अंदर कृषि क्षेत्र में कौन सी जो योजनाएं शुरू की गई, प्रधानमंत्री जो है धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई, कितने जिलों में शुरू होगी, 100 जिलों में शुरू होगी, कितनों लोगों को फायदा मिलेगा, 1.7 करोड़ किसान। अगली योजना इसके अंदर शुरू की गई दलहन में आत्मनिर्भरता। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है दलहन उत्पादक है, दुनिया का लार्जेस्ट पल्स जो है प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा अगर पल्स कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है इंडिया। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और एक और बात, तूड़, उड़द और मसूर, इस बार इन पे फोकस किया जाएगा। तूड़ की दाल, अरहर की दाल को तूड़ बोलते हैं, उड़द की दाल काली वाली होती है, मसूर की दाल हरी वाली होती है, ठीक है, मसूर की हरी वाली होती है, नहीं मूंग की होती है हरी वाली, मसूर की होती है मेरे ख्याल से लाल वाली, ठीक है। भाई मुझे नहीं पता है, एक बार बताना, ऐसी होती है, मुझे पता है, देखो मेरी मम्मी बनाती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो दादी भी बनाती हैं, पापा भी यार हैं बढ़िया एकदम, ठीक है, वो भी बनाते हैं। तो इसमें आप इसमें देख लेना कि भाई कि इसके अंदर ना मसूर जो होती है, मसूर वो लाल वाली है, पर इस पे ध्यान देना, तूड़, उड़द और मसूर। और इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है, ये कंज्यूमर भी ये लार्जेस्ट है। तो हो क्या रहा है कि हम भले ही दालों को उगा तो बहुत ज्यादा रहे, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मेजर फोकस यही रहा है। 6 वर्ष का प्लान बनाया गया, 6 ईयर का प्लान बनाया गया दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए, याद रखना। इसके लिए भाई आगे 4 सालों तक ये योजनाएं रहेंगी कि 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगे जितनी पास उनके लाई जा सके। अब हो गया कि जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास किया जाएगा, नए जो सीड्स हैं वो बनाए जाएंगे, और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ावा देना है। दालों से जो प्रोटीन मिलता है उसको थोड़ा और एनहेंस करना होगा, उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी, कटाई के बाद भंडारण का सुधार, वो सेम चीज जो अभी पीछे बताई थी। और इसमें दाल जो है वो मेन है, तूड़, उड़द और मसूर। नेक्स्ट, अब मखाना बोर्ड भी शुरू किया जाना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड कहां शुरू किया जाना है, देखो मखाना बोर्ड की जो बात की गई है, मखाना बोर्ड जो शुरू किया जाना है वो शुरू किया जाना बिहार में। तो बिहार में मखाना बोर्ड शुरू किया जाना, ये बड़ी बात होगी, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मछली उत्पादन बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया जाना है, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली उत्पादन बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। लेकिन इसी प्रकार का एक और बोर्ड जो है हल्दी बोर्ड जो है टर्मेरिक बोर्ड भी आपका शुरू किया गया, टर्मेरिक बोर्ड। तो जो टर्मेरिक बोर्ड है वो कहां शुरू किया गया, सर वो तेलंगाना में शुरू किया गया। लेकिन हमें क्या याद रखना है, मखाना बोर्ड, इसके बारे में बजट में बात की गई थी, तो बजट में इसके बारे में बात की गई है मखाना बोर्ड के बारे में, ताकि मखाना जो है बिहार का मखाना पूरे भारत में पहुंच पाए, क्योंकि मिथिला मखाना बड़ा फेमस है। मिथिला मखाना जो है बिहार का, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, और इसी को बढ़ावा देना जरूरी है। इसलिए वहां पर जब इस प्रकार का जो बोर्ड बनाया जाएगा तो इसमें इंडस्ट्री भी बनेगी, और पूरा एक वहां पर एक जो है पूरा चैम्बर क्रिएट होगा, जिसमें लोगों के लिए रोजगार भी बनेंगे, सब कुछ होगा। इसके बाद अगली बात आपको देखने को मिलती है कपास उत्पादकता मिशन। अब कपास उत्पादकता मिशन के लिए 5 साल का प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसानों में चल रहा है बस ये, लेकिन याद रखना है इसमें 5 साल का प्लान बनाया गया है, 5 ईयर प्लान बनाया गया है कपास उत्पादकता मिशन के बारे में। नई किस्म जो है वो लेकर आई जाएंगी कपास के लिए, बेसिकली कपास कॉटन के लिए सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है, ठीक है। उस पर रिसर्च किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो हमने मखाना बोर्ड पढ़ा, कपास पढ़ा और धन धान्य संपदा मिशन पढ़ा, ठीक है, ये 3 चीज मेजर पढ़ी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो किसान क्रेडिट कार्ड होता था, केसीसी जो हुआ करता था, उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई। केसीसी एक ऐसा जो स्कीम है जो 1998 और 99 के मध्य शुरू की गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, 7% का इंटरेस्ट रेट रहता है। हमारे यहां पे यही है उत्तर प्रदेश में, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर मैं बात बताऊं आपको, क्रेडिट कार्ड के अंदर
ये बात कही गई कि भाई होगा क्या कि पहले जो लोन आप 3 लाख रुपए का लेते थे, 3 लाख का लोन लेते थे, अब उसका जो स्कीम है वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। याद रखना, इस पर इंटरेस्ट 7% का होता है, लेकिन कुछ राज्यों में वो उससे भी कम। पहले 3 था, 5 कर दिया गया। बड़ी बात यह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका एक जो है ना, एक यूरिया प्लांट भी सेट किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा? असम के अंदर, नामरूप में। नामरूप असम में, नामरूप असम नाम की जगह है जहां पे यूरिया प्लांट शुरू किया जाएगा। यूरिया प्लांट शुरू किया जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 12.7 लाख टन होगी। ठीक है, इतनी कैपेसिटी होगी, ये इतना यूरिया यहां से हम बना पाए। अब अगर यहां यूरिया बनेगा, पूरे भारत में जाएगा, तो असम का नामरूप नाम का जो जगह है वो पूरे भारत में फेमस होगा, जिससे असम के अंदर टूरिज्म भी बढ़ेगा, प्लस असम के अंदर जो किसान है उनको फायदा भी मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, असम पहले से कृषि के लिए इतना नहीं जाना जाता, पर अब जाना जाएगा। तो ये एक बड़ी बात इसके अंदर देखने को मिली। नेक्स्ट इसमें अब देखो, सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अब सारी बातें आप एक बार में जान लीजिए कि किसानों के लिए क्या हुआ है। सबसे पहले, क्योंकि कृषि इसके अंदर पहला एक टायर है, भारत के विकसित भारत की गाड़ी का एक टायर कृषि है। तो क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं, 5 पॉइंट एक बार में समझो। अच्छी पैदावार वाले बीज के लिए एक शुरू किया गया है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन मैंने बात की थी, ये शुरू किया गया, हाँ जी, कृषि क्षेत्र में। दूसरा, केसीसी के माध्यम से अधिग्रहण, केसीसी के माध्यम से अधिग्रहण दिया जाएगा, पहले 3 अब 5। प्रधानमंत्री धन धान्य संपदा योजना 100 जिलों में शुरू की गई है, इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। बढ़िया। इसके बाद कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया, 5 ईयर प्लान होगा, जिससे कि कपास जो होगा उसको अच्छे प्रकार से उगाया जा सके, वह एक्सपोर्ट किया जा सके। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, कि भाई बिहार के अंदर एक बोर्ड बनाया जाएगा जो मखाना बोर्ड की भांति कार्य करेगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड प्लान है इसके अंदर। उससे पहले एक चीज, एक इंपॉर्टेंट लिस्ट में कही गई, ये भी कृषि में ही आएगी। क्यों? क्योंकि कृषि ग्रामीण क्षेत्र होता है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह कहा गया है कि उत्प्रेरक के तौर पर भारतीय डाक को जोड़ा जाएगा। जो भारतीय डाक होगा, इसके अंतर्गत आपको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट और ईएमआई पिकअप भी इसमें दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि शायद आगे आने वाले समय में भारतीय डाक भी ब्याज पर रुपए देना शुरू कर दे। अब तक भारतीय डाक में और बाकी बैंकों के अंदर एक फर्क हुआ करता था कि भारतीय डाक लोन नहीं दे सकता, पर अब देखने को यह मिला कि भारतीय डाक हर जगह है पूरे भारत में, क्योंकि इस योजना को भारत में बहुत लंबे टाइम पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब ये पूरे भारत में फैल चुकी है, तो उसका फायदा लिया जाए। अगर जनता के पास तक रुपए भेजने हैं तो आप इसके थ्रू भेज दीजिए। डीबीटी जो होता है, गवर्नमेंट 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इससे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट रुपए भेजेगी तो नीचे चला जाएगा सीधा। अब राजीव गांधी ने कहा था 1989 में कि अगर मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं तो घिस 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 कर अगर जनता के पास पहुंचते तो 20 पैसे। तो जानता मैं भी हूं कि 80 पैसे कहां गए, लेकिन सिस्टम उसी चीज को दूर करते हुए 2014 में ये चीज स्टार्ट हुई थी कि डीबीटी शुरू किए जाएंगे। अब डीबीटी को हर एक अगर पोस्ट ऑफिस में शुरू कर दिया जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, याद रखना। तो डिजिटल सेवाओं की सहायता से ऐसा जो है यहां पर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखना। इसके अलावा दूसरे इंजन के रूप में क्या था जी? दूसरे इंजन के रूप में था एमएसएमई। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस था, जिसको बोलते हैं एमएसएमई। ठीक है, अब देखो ये ना पूरी उनकी स्पीच है जो हमें निर्मला सीतारमण जी, वो कह रही है कि अब मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की ओर बढ़ती हूं, जिसमें 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान और विनिर्माण और सेवाएं शामिल की जानी है। उनकी स्पीच है ये खुद की। ठीक है, उसी स्पीच से हमने स्लाइड्स वगैरह को क्रिएट किया है। अब समझिए कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। अच्छा, अब तक जो क्रेडिट कार्ड मिलता था वो मेजर नहीं मिलता था, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, लेकिन अब एमएसएमई लोगों के लिए भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड होगा, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड होगा। लेकिन बड़ी बात पता क्या है इसके अंदर? बड़ी बात क्या होगी कि पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में 10 लाख का होगा, ताकि वो अपने बिजनेस को शुरू कर पाए फर्स्ट ईयर। अगली साल से फिर वो कितना हो जाएगा? 5 लाख का हो जाएगा। तो अगर आप कोई माइक्रो मीडियम या फिर माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसकी पहले ईयर की लिमिट 10 लाख होगी, दूसरे की होगी 5 लाख। याद रखना। और पहली बार यह भी कहा गया कि यहां पर महिलाओं को, एससीओ को और एसटीओ को 5 लाख पहली बार उद्यमियों की नई योजना शुरू की जाएगी। अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ तक ऋण जो है दिए जाएंगे।
अगर आप अच्छा इसमें परफॉर्म कर पाते तो 2 करोड़ तक का जो ऋण है वो यहां दिए जाने की बात की गई है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसके लिए 5 वर्ष का समय लग जाएगा, 5 वर्ष का समय इसमें लग जाएगा। लेकिन मेजर फोकस SC ST एंड फीमेल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसके अंतर्गत यह भी याद रखना कि दूसरे इंजन के रूप में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम आए हैं आपके, इसके अंतर्गत गारंटी सुरक्षा ऋण के तहत उल्लेख जो किया गया है वो ऋण कितना बढ़ा दिया गया है वो समझना। जो MSI होते हैं, MSI होते हैं उनको जो MSME स्कीम होती है बेटा, इसका काम क्या होता है, आपको लोन प्रोवाइड कराना। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जितना भी आपका एंटरप्राइज है उसके लिए लोन प्रोवाइड कराना। तो लोन दिए जाने की बात की गई है। अगर MSI के लिए लोन लेना चाहते हो तो पहले 5 मिलता था, 5 करोड़, अब वो कितना मिल रहा है, 10 करोड़ मिल रहा है। अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन लेना चाह रहे हो तो पहले 10 करोड़ मिल रहा था, 20 करोड़ मिल रहा है। और निर्यातक MSI के लिए आपकी कर रहे हैं, आप इंपोर्ट MSI के लिए कर रहे हैं तो 20 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण होगा। पहले भी यही था, अब भी यही है। चेंज जो हुआ है वो हुआ है स्टार्टअप में और MSI में। MSI में पहले 5 था, अब 10 हो गया। स्टार्टअप में पहले 10 था, 20 हो गया, याद रखना। इसके अलावा श्रम सघन क्षेत्रों के लिए अब हमने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे भी हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं, जैसे फुटवियर शामिल होता है, लेदर उद्योग शामिल होता है, तो इस स्कीम के अंदर भी 22 लाख वैकेंसीज क्रिएट होंगी। 22 लाख वैकेंसी किसमें, फुटवियर और लेदर के लिए। अब इसमें वैकेंसीज प्राइवेट भी काउंट होंगी और सरकारी भी काउंट होंगी। 22 लाख होंगे टोटल। इसमें 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होगा। 4 लाख का टर्नओवर हमें यहां पर करना ही करना होगा और इसके अलावा हमें 1.1 लाख करोड़ भी इसमें जो है देखने को मिलेगा टोटल टर्नओवर के साथ। खिलौना क्षेत्र के लिए भी एक ऐसा उपाय जो है यहां पर किया गया है, जैसे क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे खिलौना क्षेत्र यानी टॉयज। देखो, खिलौना क्षेत्र बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने खिलौना क्षेत्र नहीं बढ़ाया, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, इस कंडीशन में होगा यह कि हमें चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसी चीज को रोका गया है, ठीक है, याद रखना। ऐसे क्लस्टर कौशल और विनिर्माण के इको पर सिस्टम पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि उच्च गुणवत्ता, अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो सके, मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये इसमें हमने देखा है। और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता की गई। बिहार में जैसे हमने मखाने के लिए शुरू किया है, बाकी अन्य राज्यों में भी अलग अलग स्कीम्स आएंगी। कब आएंगी वो आपको आगे धीरे धीरे पूरे वर्ष भर में देखने को मिलेंगी। स्कीम यह है। लेकिन अब MSME की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। MSME अब MSME बहुत आम नहीं रहा। पहले MSME कुछ और था, लेकिन अब MSME कुछ और ही बन चुका है। पहले MSME किसको कहते थे हम, देखो इसके अंदर माइक्रो उद्योग कौन कहते थे। पहले 2 तरीके होते, देखो, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो हम किसको बोलेंगे, जो 1 साल के अंदर निवेश जिसमें 1 करोड़ किया गया हो। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बेटा माइक्रो वो कहलाएगा जो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे। अब हम ये कहेंगे कि जो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है वो है माइक्रो। स्मॉल जो पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता था, हमने कहा नहीं, अब जो 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा वो स्मॉल होगा। मीडियम उद्योग कौन सा कहलाएगा, पहले 50 और अब 125 करोड़ का अगर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कहलाएगा मीडियम। याद रखना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। 1 से बढ़ा के 2.5, 10 से बढ़ा के मतलब 25, 50 से बढ़ा के 125, ठीक है, ये इसमें बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा याद रखना भैया। इसके अलावा टर्नओवर की भी होती है इसमें, कि पहले टर्नओवर जिनका 5 करोड़ था अब उसको बढ़ा के 10 कर दिया, 50 था 100 कर दिया, और यहां पर अगर 250 था तो 500 कर दिया। तो यानी टर्नओवर एकदम डबल कर दिया। टर्नओवर को कर दिया गया है डबल, ठीक है, याद रखना, टर्नओवर को डबल कर दिया गया। इसको 2.5 गुना कर दिया गया, मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो जाएगा इसमें, 10 दूनी 20, हाँ ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 50 दूनी 100, 50, ठीक है। ये कितना कर दिया गया, ये 2 गुना कर दिया गया। तो सीधा जो निवेश था उसको 2.5 टाइम्स कर दिया गया, और जो इसके अंतर्गत टर्नओवर था वो 2 टाइम्स कर दिया गया, ठीक है। ये MSME बन चुका है। तो MSME से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो थोड़ा इस पर भी याद रखना। लेकिन MSME अब क्या हो चुका है वो आपको यहां पता लग गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अब तीसरा इंजन के रूप में है निवेश। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। तो इस पर गवर्नमेंट कहां इन्वेस्टमेंट करने वाली है, देखो, जहां जहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी वो चीज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे भारतीय भाषा पुस्तकें स्कीम शुरू की गई है। भारत के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या इंटरमीडिएट स्कूल हैं, हर एक में उसी राज्य की भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यह भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम आई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र,
5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए भाई कितने शुरू किए जा रहे हैं? 5। कहां कहां किए जाएंगे अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर होंगे। अटल टिंकरिंग जो प्रयोगशाला है, अटल टिंकरिंग लैब्स होते हैं, जिससे कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकें। तो इसके लिए ना अगले 5 सालों में हम 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे सरकारी स्कूलों में। 50,000। पूछा जा सकता है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, इसमें आगे आने वाले 5 वर्ष में कितनी स्टैब्लिश होंगी? 50,000 इसमें स्टैब्लिश होने वाली हैं, ठीक है। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, ये एआई आ गया भाई यहां पर। तो शिक्षा के लिए एआई के ऊपर हम 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। एजुकेशन में एआई को लाना है, 500 करोड़ रुपए का बजट है। सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है भैया, निवेश की सबसे बड़ी हेडलाइन है कि हम एजुकेशन में एआई के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। अब ये जो कहा है, जो अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था। कल बजट बजट कल आया था, तो कल शाम को इन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसा करेंगे कि आगे आने वाले 2 वर्ष में हम डीप सीक एआई से भी तगड़ी एआई बना लेंगे। अब देखते हैं कहां तक सही है भाई, ठीक है, कह तो दिया है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के अंदर व प्राथमिक स्वास्थ्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होंगी। जो आपके यहाँ का हॉस्पिटल होगा सरकारी, जो आपके यहाँ का स्कूल होगा, वहां ब्रॉडबैंड लगवाए जाएंगे, जिससे कि इंटरनेट चलेगा एकदम चीता, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। अगले 5 सालों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। हॉस्पिटल्स के अंदर सीट्स बढ़ाई जानी है, 75,000 मान के चलिए, बेड वगैरह जो है इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम जो आपको देखने को मिलती थी, जिसमें बैंकों से अधिक ऋण मिल पाएगा, स्वनिधि स्कीम जो थी उसमें अधिक जो लोन है वो मिल जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण दिया जाएगा। ई श्रम प्लेटफॉर्म, जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। जो ऐसे लोग होते हैं जो मैं स्विगी वगैरह इस सब में काम करते हैं, तो उन सब के लिए भी इसमें काफी कुछ देखने को मिला है कि उन सबको भी अब जोड़ा जाएगा ई श्रम पोर्टल पर, जिससे कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब जो कोई जैसे दिल्ली का है कोई, जो जैसे कोई बिहार का आदमी, कोई यूपी का आदमी, वो दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो उसका जो ई श्रम कार्ड है वो वहां का बना पड़ा है, तो वो यहां पर अपने स्वास्थ्य वाली सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा, तो उसको क्या क्या गया कि अब उसको ग्लोबली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो योजना आपको देखो, पूरी अर्थव्यवस्था और नवाचार के निवेश की बात कर रहे हैं। ये निवेश की बात है, कहां कहां पे और निवेश किया जाएगा, समझो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एक बात है, जैसे हरियाणा है, अब हरियाणा में डेवलपमेंट करना है, तो हम रुपए कहां से लाएंगे? हरियाणा के सारे रुपए अपने पास से रख लेगा? नहीं। कहा गया है कि हम हर एक राज्य को लोन देने के लिए तैयार हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए तैयार है। तो 50 साल के लिए लोन दिया जाएगा, 50 ईयर्स के लिए लोन दिया जाएगा हर एक राज्य को, ताकि वो अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर लें। और इस स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट जो किए जा रहे हैं। अच्छा, जल जीवन जो मिशन था भाई, ये हेडलाइन है, ये सवाल बनेगा। जल जीवन मिशन जो था, इसका मतलब क्या था कि 100% जो फ्रेश वाटर हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो जो जल जीवन मिशन है उसको 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए 2028 तक बढ़ा दिया गया है। खत्म होना था ये 2024 में, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसको 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, ठीक है। हर एक राज्य के अंदर जो उधारी है लोगों पर, उस पर थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सो दैट कि थोड़ा पैसा है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा जो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना है 25 से 30 के बीच में, इसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वापस ली जाएगी। यानी जो गवर्नमेंट ने जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो गवर्नमेंट कुछ चीजों को बेचने वाली है, जिससे गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जहां जहां पर अपना निर्माण किया गया है, पूंजी लगाई गई है, उसमें से कुछ चीजों को प्राइवेट करने वाली है। क्या प्राइवेट होगा वो तो नहीं पता है, आगे आएगा। शहरी चुनौतियों के लिए है कि विकास केंद्रों के रूप में शहर होने चाहिए, डेवलपमेंट जो होना चाहिए सिटीज का भी होना चाहिए, उसको भी फोकस रखा जाएगा। तो इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं कि शहरों की स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, उसका रीडेवलपमेंट होता रहना चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स आपको इसमें देखने को मिल रही है, जैसे सामुदायिक विकास निधि पर 49% योगदान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 25,000 करोड़ का संग्रह इसमें दिया गया है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जा रहा है, अभी इस पे कोई बजट का डिस्कशन नहीं है। इसके अलावा उड़ान योजना शुरू की गई है, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य, 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जो ट्रैवल वगैरह है, इसको बढ़ाया जा रहा है उड़ान योजना के तहत। पूछा जा सकता है उड़ान योजना में अगले 10 वर्ष में कितने रुपए लगेंगे? 120 करोड़। कितने नए जो स्टॉप्स हैं वो जुड़ेंगे? 4 करोड़।
भविष्य में बिहार की जरूरतें, बिहार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भाई इस बार रखा गया कि बिहार की जरूरतों को बहुत ध्यान से रखा जाएगा। स्वामी निधि के अंदर जो 2 आई है, स्वामी निधि, इसके अंदर भी ये कहा गया है कि 15,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे, जिससे कि भारत के अंदर डेवलपमेंट हो पाए आवासीय का। यानी जो वो होते हैं ना, आपने देखा गवर्नमेंट फ्लैट बनवा के देती है, तो जो 15,000 करोड़ है वो रखे गए शहरों के अंदर इस प्रकार के फ्लैट बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना। चलिए, 50 हर एक राज्य के अंदर 50 टूरिज्म स्पॉट बनाए जाएंगे जो पहले से हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे अगर किसी को कहीं जाना है तो वीजा के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर सके, ई वीजा है। ठीक है, हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा। निष्पादन संबंध प्रोत्साहन कोई जरूरत नहीं है। होम स्टेट के लिए मुद्रा ऋण दिया जाएगा। होम स्टेट के लिए यानी जो एक राज्य है, अगर वो अपने यहां पर मुद्रा स्कीम को ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराएगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए, सुगमता के लिए नए साइन बोर्ड्स वगैरह, ये सब चीजों पर भी पैसा लगाया जाएगा। इसके अलावा निर्यात है भाई हमारा चौथा पिलर। 4 पिलर थे। पहला था कृषि, दूसरा था एमएसएमई, तीसरा था निवेश और चौथा है निर्यात। निर्यात की अगर मैं बात करूं तो निर्यात संवर्धन मिशन यहां पर शुरू किया जाने वाला है। ठीक है, निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों में एमएसएमई को निर्यात और ऋण को आसान पहुंच तक क्रॉस बॉर्डर फैक्ट्री सहायता से सुविधा दी जाएगी। विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या, अब जो इंपोर्ट होगा उस पर टैक्स घट जाएगा। इसी वजह से आपका फोन सस्ता होगा। ठीक है, इसमें आपका फोन भी सस्ता होगा। फोन सस्ता होगा भाई, फोन सस्ता होगा। एलईडी सस्ती होगी, एलईडी सस्ती होगी। ठीक है, कपड़े सस्ते होंगे क्योंकि इंपोर्ट हो रहे थे, अभी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा भारत ट्रेड नेट शुरू किया जाएगा। भाई ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी, भारत ट्रेड नेट शुरू किया जाना। अब कोई भी ऐसी कंपनी है जो भारत में व्यापार करना चाहती है तो उसको सिंगल जो विंडो क्लियरेंस मिलेगा। भारत ट्रेड नेट पोर्टल पर वो अपलोड कर सकती है अपने डॉक्यूमेंट और भारत में ट्रेड करने की परमिशन ले सकती है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि इंटरनेशनली जो लोग हैं, इंटरनेशनल व्यापार भारत में करना चाहते हैं, वो सिंगल विंडो से सब कुछ प्राप्त कर सकें। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जो टियर 2 शहर हैं हमारे, जो टियर 1 होता है टॉप सिटीज, टियर 2 शहर जो होते हैं उसके लिए भी कुछ निर्माण व्यवस्था चल रही है। एयर कार्गो के भंडारण की सुविधा होगी। एयर कार्गो से अब ज्यादा माल इधर से उधर किया जा सकेगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंदर जो ईंधन के रूप में सुधार की बात आई कि जी ईंधन के रूप में सुधार क्या है। ईंधन, मैंने कहा था ना ईंधन क्या होगा, सुधार। तो सुधार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बढ़ाया जाएगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनको बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। इसके अलावा जो आंशिक ऋण संवर्धन है, ठीक है, एनबीएफआई जो है उसको भी थोड़ा एनहेंस किया जाएगा। दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर केवाईसी जो होंगी, कुछ नई केवाईसी होंगी 2025 में, कुछ नई केवाईसी देखने को मिल जाएंगी। याद रखना, बीमा के क्षेत्र में 74% से 100% जो निवेश है बढ़ा दिया गया है। कि बीमा क्षेत्र के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पहले 74 इसकी लिमिट थी, शुरुआत में 49 थी, पिछले बजट में 74 की गई, इस बजट में 100 कर दी गई। तो बीमा क्षेत्र के लिए डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 74 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। मतलब क्या है, देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां कभी नहीं डूबेंगी, जैसे एलआईसी वगैरह हुआ। तो गवर्नमेंट ने कैपिंग की थी कि कोई विदेशी कंपनी है तो भारत के किसी भी बीमा प्रोजेक्ट में वो 74% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अब ये बात कह दी कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 74 से बढ़ा के 100% भी हो सकता है। ये बड़ी बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करें टैक्स में सुधार क्या किया गया है, देखो सबसे बड़ी बात टैक्स। अब ये बजट का अंतिम चरण है। टैक्स के ऊपर हर कोई जानना चाहता है टैक्स में क्या सुधार किया गया है। ठीक है, बजट का तो मतलब लोगों के लिए टैक्स ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बजट आया, ओह टैक्स चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी होता है। खैर, इसके बारे में समझिए कि इस बार ना नया आयकर विधेयक लेकर आया जाएगा। अभी तक जो हमें बजट मिलता है वो इंडियन जो है, आप लिख सकते हैं इसको इंडिया बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट, इंडिया इनकम टैक्स एक्ट। इंडिया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो है 1961 का। अब उसी को भी चेंज करने की बात कही जा रही है। इसमें हम अमेंडमेंट लेकर आएंगे। जैसे एक्टों में अमेंडमेंट होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर इसमें क्या होगा वो बड़ी बात होगी। कब होगा नहीं पता, पर होगा जरूर, ये कहा गया है। विनियामक सुधार होंगे, कुछ चीज होंगी जिसके अंदर डेवलपमेंट किए जाने की बात है। उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बात इसमें कही गई है, याद रखना। विनियमन सुधारों की बात की गई है। राज्यों को निवेश अनुकूल सूचकांक में शामिल किया जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन जन विश्वास विधेयक 2.2 आएगा, जिसमें विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करना होगा। कुछ ऐसे भी होने वाला है कि जो आपके जो होते हैं ना, जो आपका वो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंडिया में अब से पहले नहीं होती थी, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिससे शॉर्ट सेलिंग, शायद इस पे बड़ा दाव खेलना चाह रही है सरकार।
अब विशिष्ट क्षेत्र प्रस्ताव, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सस्ती कर दी गई हैं, जैसे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट के तहत एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती हो गई, ओपन सेल सस्ते हो गए, टेक्सटाइल सस्ता हो गया यानी कपड़ा, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते हो गए। आप अपनी उनको महिला मित्र को चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है कोई कार खरीद के दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन उसके लिए पहले आप नौकरी लगा लो, है ठीक है। चलिए, इसके अलावा बाकी चीजें, जलपोत निर्माण, ये चीज भी सस्ती की गई है, ठीक है, सस्ती की गई है। और इसके अलावा जो निर्यात संवर्धन है, कुछ चीजें हम जो बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो फ्री कर दी गई है। लेदर का प्रोडक्ट कोई भी एक्सपोर्ट करिए, हैंडलूम कोई भी एक्सपोर्ट करिए, जिससे कि भारत की जो बातें हैं वो पूरे विश्व तक पहुंच पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं, जैसे कुछ आप मान के चलिए, कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन महंगी होने वाली हैं, लेकिन रेयर मेडिसिन सस्ती होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी होगी, ठीक है। चलो आगे अगर हम बढ़े कि जो 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उसमें छूट मिलने वाली है, जैसे कैंसर की दवाई है या किसी और की है, 6 दवाइयों को 5% शुल्क वाली सूची में शामिल किया गया है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, तो उसमें से 6 मेडिसिनों को कर दिया गया कि 5% टैक्स लगेगा, बस छोटा सा। 33 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम पर छूट को जोड़ना के लिए कहा गया है। तो ये भी बात भी इसके अंदर कही गई है। अब हम चलते हैं अपने बजट के अंतिम चरण पर, जिसके अंदर सिर्फ टैक्सेशन आपका इस वीडियो में बचा है, उसको भी देखते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में उस चीज को और कवर कर लेते हैं। अब बजट जो कैसे चेंज किया गया, बजट में यह कहा गया बच्चे कि इस बार 0 से 4 लाख की जो सैलरी होगी वो फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स ड्यूटी नहीं होगी। 4 से 8 के अंदर आपको मिलेगा 5% का टैक्स, लेकिन 10 से 12 8 से 10%। इसके बाद 15 जो स्लैब है अगला 12 लाख से लेकर 16 लाख के बीच का, वो 15% टैक्स है, ठीक है। 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 लाख से अधिक तो 30% टैक्स आपको दे होगा। इसको ना हम इस बार से समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो ये था, ये पहले इस प्रकार से चलता था, 2024 के अंदर जो था ये ऐसे चलता था, लेकिन 2025 में चेंज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन आपने एक और बात सुनी होगी कि 12 लाख प्लस जो भी सैलरी कमा रहे हैं, 12 लाख प्लस है, तो उनके लिए कर दिया गया है एक्साइज, ये इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, इनकम टैक्स उनका कर दिया गया है नील, ठीक है, याद रखना। अब देखो होगा क्या सर, फिर यहां 5 और 10 क्यों लिखा है? मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं कि बेटा 4 से 8 लाख रुपए के बीच में अगर आपके रुपए बनते हैं तो इस पे 5% होना कितना चाहिए भाई? इसमें होना चाहिए यानी 4 लाख रुपए आए, 4 से 8, तो 4 लाख को अगर मैं 5% से देखूं, 5 चौक 20 यानी 20,000, 20,000 यानी 20 के। 8 से 12 के बीच में अगर मैं बात करूं, 8 से 12 के बीच में अगर मैं बात करूं, यानी 4 ही आएंगे लेकिन 10, तो 40 के हो जाएगा। तो कहने की बात यह हुई कि 60K का एक अच्छा अमाउंट यहां क्रिएट हो जाएगा, और ये 60,000 का जो अमाउंट यहां पर क्रिएट होगा, इसको यहां तक नील कर दिया जाएगा। तो इस पे 60,000 तक की छूट होगी, 60,000 तक की छूट इसमें होगी, इसमें छूट होगी। और छूट कैसे मिलेगी? टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा, रिबेट आपको मिल जाएगा। रिबेट कैसे मिलता है? जो मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने बताया था 1961, उसकी एक धारा होती है, सेक्शन 87 उसका होता है, सेक्शन 87। उस सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट मिल जाएगा और ये रुपए वापस आपको मिल जाएंगे। आपका जो टैक्स होगा वो आपको नील फिल करना होगा 12 लाख तक। कैसी भी आपकी इनकम हो रही है, दैट डजंट मैटर। लेकिन सर हमने तो सुना है 12,75,000 भी है, 12,75,000 तक छूट है। बेटा 12,75,000 तक छूट है, लेकिन केवल सैलरीड के लिए। 12 लाख तक सबके लिए, 12,75,000 तक केवल सैलरीड के लिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप सैलरीड है, सरकारी हो प्राइवेट हो डजंट मैटर, बस आपकी सैलरी प्रत्येक माह आती हो, तो ऐसी परिस्थिति में 12,75 तक भी आपके लिए जो टैक्स होगा वो नील होगा। टैक्स होगा कितना हो जाएगा? नील होगा। लेकिन इसमें पता है, जो इससे तुरंत आगे कमाएंगे तो उनकी जो सैलरी होगी, मान के चलो कोई यहां पर 13 लाख रुपए कमा रहा है, 13 लाख रुपए कमा रहा है, उनके ऊपर जो उनकी शुरुआती सैलरी होगी 0 से 4 वो फ्री हो जाएगी। उनकी 4 से 8 जो सैलरी होगी तो 20,000 यहां के बनेंगे, 40,000 यहां के बनेंगे, और बचे हुए जो रुपए होंगे वो यानी जो भी इसकी बची हुई सैलरी होगी, यानी एक के ऊपर लगाया जाएगा 15%, तो वो इनको रुपए देने होंगे, वो इनको रुपए देने होंगे टोटल। फिर इनको 15% अपनी बची हुई सैलरी पर, और बाकी के इस हिसाब से पूरे रुपए इनको देने होंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है, लेकिन इसको आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो और ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है, जीत राणा जीएस पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस बार ऐसा रहा। तो ये था बच्चे आपका पूरा बजट, जिसको मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की। सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर दी, बजट के हर एक एस्पेक्ट को यहां पर बढ़िया तरीके से समझाया गया है, ठीक है।
अब याद रखना कि अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आई हैं, वाकई में बजट आपने अब से पहले कहीं भी पढ़ा होगा, पूरी यूट्यूब पे आपने सुबह से हो सकता है 10-15 बार पढ़ मारा हो, लेकिन अगर आपको ये चीज वाकई में समझ में आई है तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं अपने मित्रों को कि अगर बजट समझना है तो इस एक वीडियो को देख लो, आप समझ जाएंगे। शेयर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब लेकिन कमेंट करके एक बात जरूर बताना मुझे, कमेंट करके एक बात ये जरूर बता देना कि इसके ऊपर जो प्रैक्टिस है, क्या आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। सीधा बता देना कि प्रैक्टिस इस पे होनी चाहिए नहीं। उसमें फिर प्रैक्टिस में मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, शायद इवेंट लगा हुआ होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे तरीके से जीत रहना। जीएस पर आपके लिए और भी बहुत कुछ किया जाएगा जो वास्तविकता में केवल डेडिकेटेड आपके लिए होगा। एक कमेंट उसके लिए भी बनती है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।